तो फिर तुमको आर्टिस्ट 50 रुपीज़ नहीं देना है, इसको दे दिए। चलो हाँ देखो आ जाओ पानी पी के फटाफट। हाँ बोलो कौन सा अभी कराते हैं, पहले सिविक्स करो। यस सर। जरूरत पड़ेगी तो 9 की छुट्टी कर देंगे। चलो 9 का कल इंग्लिश है ना, इंग्लिश से हिंदी है, हिंदी। चलो नाउ चैप्टर 3 सिविक्स ना। हाँ सर मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूं चैप्टर 4 सर। नहीं क्लास 8 चैप्टर 4 सिविक्स एक्सरसाइजेस। तो अब हम समझो इधर, हाँ जो एक्सरसाइजेज हैं मैं वो करा रहा हूँ, उसी को समझा दूंगा, तो क्वेश्चन तुम्हें समझना है। चलो ध्यान दो। बन जाए वापस रख देना। ओके ठीक है, तो दरवाजा खोल दो क्योंकि लाइट चली गई। ओके अभी देखिए, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन है व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। नाउ चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ अप्लाइज, आंसर है रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ अप्लाइज इक्वली, बात नहीं करो, अप्लाइज इक्वली टू ऑल, सभी के लिए कानून की नजर में सभी सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, रिलीजन, एंड कलर, गोरा हो या काला हो, सेक्स, औरत हो या मर्द हो, सबको कानून की नज़र में सबके लिए किसी भी गुनाह की सेम सजा है। ये नहीं है कि उसको कोई छूट है, समझ में आया? या सबके लिए एक जैसा कानून है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर और साथ में जेंडर के आधार पर। सो एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। अब आगे देखिए, नाउ इसका एग्जांपल देखो, इफ टू पीपल जंप सिग्नल, रेड सिग्नल, तो टू पीपल जंप रेड सिग्नल इन ट्रैफिक लाइट, सिग्नल इन ट्रैफिक, तो क्या होगा बताओ?
तो क्या दोनों पे अलग अलग जुर्माना लगेगा? देन दे हैव टू पे द सेम अमाउंट ऑफ चालान. देन दे हैव टू पे सेम अमाउंट ऑफ चालान. या पेनल्टी लिख सकते हो, चालान ना याद आए, पेनल्टी, तो उनको उतना ही पैसा देना पड़ेगा. ओके. ट्रैफिक पुलिस एज वेल एज द फर्स्ट पर्सन. अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो पहला क्वेश्चन था. स्टेट टू रीजन वाई हिस्टोरियल रिफ्यूट द क्लेम दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ. कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश ने रूल ऑफ लॉ भारत में लागू नहीं किया. क्या ब्रिटिश के समय में भारत में रूल ऑफ लॉ था? क्या ब्रिटिशर्स के लिए, गोरों के लिए और कालों के लिए सेम सजा थी कि नहीं थी? तो इसलिए सम हिस्टोरियन से दैट ब्रिटिश रिफ्यूटेड का मतलब मना करना. तो सम हिस्टोरियन से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का. सम हिस्टोरियन से ऐसा है बुक में क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, तो इसका आंसर 2 देखो. नाउ हिस्टोरियन रिफ्यूट दैट रिफ्यूट का मतलब है इनकार करना. इनकार करना समझते हो? किसी चीज को मना करना. रिफ्यूट दैट British introduced rule of law. British introduced rule of law. Rule of law. Because colonial rule was arbitrary. So, hello. हाँ दे दीजिए घर पर. बस अगला 2 घर और मकान और आगे बढ़ी हुई हैं, सीधे गली में. हाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, बोर्ड लगा है. लेफ्ट हैंड साइड में 2 घर आगे. हाँ जी, हाँ जी. हाँ ठीक है ना. ओके. इंडियन नेशनलिस्ट प्ले a prominent role in the development of legal sphere of British India. So ऐसा क्यों है? British as law was not same for white and blacks. तो सेम नहीं था, ठीक है, और यही रीजन है. एंड इसके अलावा क्या था? दैट इज फॉर द सेम क्राइम ब्रिटिशर्स वर नॉट पनिश्ड बट इंडियंस वर पनिश्ड. तो फॉर, बंद कर दो बेटा, सॉरी. फॉर सेम crime Britishers were not punished but Indians were punished. बोलो, बात समझ में आ गई? तो दो चीजें बतानी है जिसके आधार पर ये पता चले कि सर, ठीक है, रूल सेम नहीं था ना. हाँ सर. और ब्रिटिश सर वो इंडिया को बिना किसी रीजन के वो जेल में डाल सकते थे. हाँ, तो ये भी है. दैट इज जो साइमन कमीशन था. सो इंडियन कैन बी पुट बिहाइंड बार. बार का मतलब सलाखों के पीछे, अप टू 2 years. ठीक है, अंडर विदाउट एनी रीजन. हेलो हेलो. हाँ
दे रहा है। अच्छा 9167। हाँ चलो ठीक है चलिए। Okay. Now, Indians can be put behind bar. Can be put behind bar. नीचे नहीं है क्या ये? नहीं लग रही। हाँ? अच्छा। Behind bar for 2 years. Without any reason. ठीक है। So पहली चीज बताओ, what is rule of law? बिल्कुल ठीक नहीं बताया, बोलो। सेंटेंस में नहीं हो पा रहा। रूल ऑफ लॉ। लॉ अप्लाइज इक्वली। Why historians refute that in colonial rule the rule of law was not applied? बोलो। Sir, historians refute the claim that British introduced the rule of law in मतलब ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया था, रिफ्यूट दैट ब्रिटिश, रिफ्यूट मतलब इनकार करते हैं कि ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस्ड as same punishment was not there for blacks and white. ठीक है? So Indians were punished more for the same crime, while Britishers were punished less or not punished. और second क्या है? Sir, Indians can be put behind bar, ठीक है, for 2 years without telling them any reason. एक बार और पढ़ो second question जरा। Historians refute the claim बताओ। Historians refute the claim that British introduced the law in India as law for white people and black people are different. Britishers are not punished for the act, but the Indians are punished for the same act. Sir, Indians can be put behind the bar for 2 years without any reason. सही। थर्ड क्वेश्चन देखो। What is rule of law, Rayyan? The rule of law means Everybody is equal before law, irrespective of caste, creed, religion and gender. Repeat करो, निखिल। Every people were equal before the law, irrespective of caste, color, sex, etc. And religion. Chalo. Now, question number 3. Reread the storyboard on how a new law on domestic violence was passed. Describe in own words the different way in which women's group worked to make this happen. यानी डोमेस्टिक वायलेंस, अगर घर में आप औरतों को पीटते हो तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं, उनको स्कोल्ड करते हो, डांटते हो तो भी इसे क्या कहेंगे? घरेलू हिंसा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो ऐसा तो कुछ इन्होंने दिया नहीं है, बट ये है वर्क ऑफ वुमेन ग्रुप ऑन गेटिंग द लॉ ऑन डोमेस्टिक
पास। सो कैसे ये लॉ पास हुआ? दैट इज लॉ फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। तो पहली चीज है हियरिंग कंप्लेंट्स बाय विक्टिम। जो इसके लिए विक्टिम्स थे, बहुत सारे लोग क्या हुए कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार लोग, तो उनकी जब कंप्लेंट सुनी गई तो ये माना गया कि अब हमें लॉ बनाना चाहिए। दूसरी चीज नीड फॉर न्यू लॉ। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए पहले कोई नियम ही नहीं था, अपने घर की औरतों को कोई कुछ स्कोल्ड कर दो, निकाल दो, पीट दो, खाना ना दो। लेकिन जब ऐसी कंप्लेंट सुनी गई तो अब डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ भी जरा सा भी आपने आँख उठाकर देखेंगे कि 2 साल जेल के पीछे ही हुए। अगर औरत ने बोल दिया तो कोई उसके लिए गवाह की भी जरूरत नहीं, वही गवाह है। तो वो पॉक्सो वाले एक्ट है। हाँ, उसी तरीके से पॉस्को तो और भी वैसा है कि अगर मान लीजिए वो अंडर वो मतलब माइनर गर्ल है तो वो जो बोल दे तो ऐसे ही आपको सजा। लॉयर्स कलेक्टिवली विद लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविटीज ड्राफ्टेड द डोमेस्टिक वायलेंस। उन्होंने बताया लॉयर्स ने कि ऐसे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। वुमेन्स मूवमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन पार्लियामेंट। बहुत सारी औरतों ने जाके संसद के सामने हड़ताल की 1995 में। फिर इंट्रोडक्शन, फिर बिल पेश किया गया, फिर अपोजिशन टू द बिल। तो इस बिल का विरोध भी हुआ। कुछ लोग, जैसे आपने देखा वुमेन रिजर्वेशन बिल का 2 लोग अजदुद्दीन है वो इसी की हैं, उन्होंने विरोध कर दिया और बाकी सारे लोगों ने समर्थन किया। आपको मालूम है 554 उसके समर्थन में वोट पड़े कि हाँ भाई औरतों को दो पार्लियामेंट में, और जो AMIM के 2 थे ना उन्होंने विरोध में किया। तो अपोजिशन अपोज करेगा किसी भी रूल के लिए, तो उसने रिफर्ड टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो फिर से स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 2002 में उसकी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद उसमें कुछ सुधार किए गए कि नहीं इसमें और सुधार करो, और इसमें ज़्यादा कोई वायलेंस करे तो उसको फांसी पे भी लटकाने का हक होना चाहिए। तो फिर और सुधार किए गए। फिर री इंट्रोड्यूस्ड हुआ अमेंडेड बिल और फिर पास हो गया दोनों हाउस में। फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट। अब तो ऐसा है कि आप व्हाट्सएप पे बस एक नंबर कर दो जिसने तुम्हारे खिलाफ वायलेंस किया, वो कोई भी हो, अगर सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा, नहीं मिली है तो कहीं फॉर्म नहीं भर पाएगा ज़िंदगी भर, तो सिर्फ तुम्हारे कहने मात्र से। और जो वुमेन्स एसोसिएशन है, तो जो ऑल इंडिया वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है ना, वो क्या करेगी, वहाँ जाके घिराव करेगी उसके घर का, तो वो बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, तो वो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। हमने खुद एक ऐसे कंप्लेंट की है, हमारी सिस्टर को बगल वाले ने डांट दिया था, तो एक लड़के ने, तो मैंने कंप्लेंट कर दी। तब से वो सब कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन ना वो अपनी डॉक्टरी का पेशा कर पा रहा, ना कुछ कर पा रहा, और वो सोचता नहीं क्यों डांटा, जबकि मेरी सिस्टर ने सिर्फ उसके ऊपर कूड़ा ही गिराया। और वो ऐसा लड़का वो डांट रहा है कि क्यों कूड़ा गिरा, बताओ गलत है कि नहीं? एक गिरा हुआ, सब कुछ हुआ, वो बदनाम हो गया। बोला तुमने कितनी भी पढ़ाई, 26 साल तक उसने मेडिकल की पढ़ाई की, सब बेकार गई। तो इसलिए ये वुमेन का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको कहना चाहिए बहुत अच्छा हुआ, मैं आज धन्य हो गया कूड़ा गिरा के। चलो अब देखो, नाउ नेक्स्ट इज, मतलब ये बहुत प्रभावी है। तो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं, मैंने आपको बता दिया कि 2002 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ। अगर कुछ भी आए तो आप क्या लिख सकते हो, 2-3 लाइन लिख देना आंसर कीजिए कि बस इतना लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि नाउ वुमेन, इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस बिल, क्या लिखोगे, डोमेस्टिक वायलेंस बिल वाज पास्ड। ठीक है, ये किसमें हुआ, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड का मतलब उसको पेश किया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 इन पार्लियामेंट। जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह भी हुआ है 2 दिन में वुमेन्स बिल, तो महिला वंदन बिल ऐसे करके कुछ हुआ है।
in parliament. It was passed by both the houses. अब उस बिल का क्या होगा बोलो? Sir, अब वो साइन के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के. So it was passed by both the houses. और फिर it was sent to president. President signed it. President ने इसको क्या कर दिया? साइन कर दिया. Who signed it? और फिर उसके बाद क्या हो गया? Now इसके बाद now ये यहाँ लिख लो 2002 में इन पार्लियामेंट एंड री इंट्रोड्यूस्ड इन 2006 आफ्टर अमेंडमेंट. 2002 में हुआ. अब फिर से इसमें कुछ कमियां पाई गई तो 4 साल बाद फिर से एंड री इंट्रोड्यूस्ड. क्या लिखोगे? री इंट्रोड्यूस्ड इन 2006 में. अब फिर क्या हुआ? नाउ bill is passed. Bill for domestic violence of women is passed. ठीक है, पास हो गया और now it is under. Now it is part of law. पार्ट ऑफ लॉ. तो फीमेल को बहुत सारी शक्तियां हैं. 6 बजे के बाद अगर पुलिस उनको रखती है वहाँ पर अपने पुलिस थाने में तो वो पूछ सकती हैं कि कैसे रख रहे हो. उसके लिए कंप्लेन कर दें तो पुलिस थाना का अधिकारी सस्पेंड हो जाए. 6 बजे के बाद 6:01 पे भी वो अगर रख ले और उसको डिस्चार्ज नहीं करे, इतनी पावर है फीमेल. शाम के बाद फीमेल को रखना ही नहीं है. नहीं रखते हैं. नाइट को आप फीमेल को नहीं रख सकते हैं. उसके खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस आप कर देंगे. तो अगर वो रख दे चुपचाप बैठे रहो, 6:01 का इंतजार करो, उसकी नौकरी अपने आप ही चली जाएगी. और बस फ़ोन कॉल की देर है. अगर आप ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन को फ़ोन कर दो इतना काफ़ी. कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फ़ोन करना होता है. इतने सारे नियम हैं, हम लोग अपने अधिकारों का ध्यान नहीं देते हैं. राइट इन योर वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है. फॉर बेटर इन इक्वलिटी दैट इज ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल दैट वर फोर्स टू ओबे. दैट इज सेडिशन लॉ. क्या होता है? देख लो. अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन में दिखाया गया है कि उनको शोषण के विरुद्ध अधिकार. सेडिशन लॉ का क्या मतलब होता है कि लोगों ने 4th क्वेश्चन कह रहा है कि सेडिशन के विरुद्ध अधिकार. तो सेडिशन एक्ट 1870 में पास हो गया ब्रिटिश रूल में. 4th क्वेश्चन आंसर 4 सेडिशन एक्ट. इसका मतलब होता है कि शोषण करना किसी का, उसको अननेसेसरी तंग करना, उसको ह्यूमिलिएट करना. वाज पास्ड इन. इसका मतलब है कॉलोनियल रूल में ही पास हो गया था. एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग शुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल. सेडिशन का मतलब देखो, शोषण. सेडिशन का पहले मीनिंग देखो. सर सेडिशन सेडिशन मीनिंग इन हिंदी राजद्रोह. सेडिशन का मतलब लिखो राजद्रोह. राजद्रोह. अगर कोई भी हड़ताल कर दे ब्रिटिश के खिलाफ तो 2 साल की सजा. तो इसका मतलब है was passed. इसमें क्या हुआ? एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश. एनी पर्सन
आपने देखा था बहुत सारे राजा भी इसके अंदर बताते थे कि ब्रिटिश के विरुद्ध वो कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो वो पैरामाउंट्री पढ़ा था कि नहीं चैप्टर। सो एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग द ब्रिटिश विल बी पुट बिहाइंड बार। कितने साल के लिए? 2 years. पुट बिहाइंड बार फॉर 2 years। और दूसरी चीज राजद्रोही माना जाएगा। फिर नाउ इसके बाद क्या हुआ? इंडियन नेशनलिस्ट, नाउ इंडियंस ने फॉट किया, इंडियंस फॉट फॉर ग्रेटर इक्वलिटी, कि हमें समानता चाहिए, इक्वलिटी। ऐसे नहीं आप कर सकते कि हम यहाँ ही बात कर दें, ठीक है। दे ऑल्सो एडवोकेटेड, दे ऑल्सो फोर्स्ड टू चेंज दिस लॉ। फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया टू चेंज दिस लॉ। बहुत सारे नेता, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी इसी नियम के तहत अंदर डाल दिए गए। यही 4 हैं, ठीक है। अब और करा दें, फिर बाद में इनके क्वेश्चन कराते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज, यही 4 क्वेश्चन है इसमें। क्लास 8 सिविक्स जुडिशरी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। चलो नाउ सी जुडिशरी चैप्टर 5। बात नहीं करो। अब जरा देखिए, you read that one of the main function of judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights। अगर किसी को fundamental rights नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जुडिशरी है, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्यों आप चाहते हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जुडिशरी सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए और वो स्वतंत्र होनी चाहिए? वाई डू यू कंसीडर दैट जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट? क्यों तुम ऐसा चाहते हो? देखो, आई कंसीडर इट दैट जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों चाहते हैं? इन कारणों के तहत। तो आंसर 1 देखो, वी कंसीडर जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कल मैम आपको रिसीट दे देंगी बेटा, ठीक है, मैं आज बोल दूंगा मैम को। तो द इंडिपेंडेंट जुडिशरी डज नॉट वर्क अंडर प्रेशर। सो क्यों होगा बताओ? इन दिस केस जुडिशरी विल नॉट बी इन प्रेशर एंड कैन वर्क फ्रीली। नहीं तो सरकार प्रेशर नहीं डालेगी। अगर सरकार ने पुलिस से मरवा दिया लोगों तो कोई जुडिशरी कहेगी नहीं नहीं कुछ नहीं है, उनको न्याय मत करो। सो इन दिस केस इसका मतलब समझे शौर्य, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए न कि सरकार के अधीन। जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला क्या रूल है बताओ, क्यों होना चाहिए? अभी बोलो, बताओ। सर ताकि वो अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया तो वो फिर उनको भी सजा दे। आप बताओ। अगर बताइए आप, बोलो दिव्या। सो दैट जुडिशरी कैन वर्क फ्रीली एंड, ठीक है, एंड नॉट अंडर प्रेशर। सबसे पहले शौर्य ने बताया। सो इन दिस केस judiciary can work
freely and not under pressure. तो अगर प्रेशर में नहीं होगा. दूसरा, now that the decisions of judiciary will be equal for public as well as for government, क्योंकि फ्रीली काम कर रही है. So जो भी डिसीजंस होंगे ऑफ judiciary will be same for all. ठीक है, सेम फॉर ऑल. और एंड इट कैन वर्क इफेक्टिवली, ये वर्क भी कर पाएगी फॉर फंडामेंटल और राइट्स ऑफ सिटीजन्स. इफेक्टिवली फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को तो फंडामेंटल राइट्स चाहिए और सरकार को पावर. तो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को सरकार से ही खतरा है, क्योंकि पावर तो सरकार के पास है ना. तो वही उसको कभी भी कुछ भी कर सकती है, सोचती और पावर मिल जाए. तो दो नियम बताए. व्हाई जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट. बोलो फिर से समझो. दैट इज जुडिशरी शुड बी फ्री सो दैट इट्स जो डिसीजंस आर नॉट टेकन अंडर प्रेशर. पहली चीज क्या है, जुडिशरी को फ्री होना चाहिए. ये नहीं कि राजा के अंडर में हो, नहीं तो राजा जैसा जैसा कहेगा न्याय व्यवस्था वैसे वैसे चलेगी. तो जुडिशरी शुड बी फ्री. इंदिरा गांधी के समय में जुडिशरी फ्री नहीं थी. उन्होंने बोला उससे सीजेआई से कि ये 2000 लोग हैं, इनकी लिस्ट है, इनको अंदर करो. फिर उन्हें अंदर करना पड़ा था. उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, तो सब अंदर कर दिए गए थे. तो जुडिशरी ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. शो दैट इट्स डिसीजंस आर नॉट टेकन अंडर प्रेशर. दूसरा, इट कैन फाइट, जुडिशरी कैन फाइट फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इफ इट इज इंडिपेंडेंट. ये लोगों के मूल अधिकारों के लिए भी लड़ सकती है. तो कौन सी दो बातें हैं. व्हाई जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट. So judiciary should be independent for the following reasons. First, decisions of judiciary will be same for same and in case judiciary is free, then it can make rules without रूल्स तो सरकारी बनाती. देन इट विल बी वर्किंग विदाउट प्रेशर. देन इट विल वर्क विदाउट प्रेशर. दूसरी बात, decisions of judiciary are same and all are and it Equal can be for all. equal for all. It can be effective for the fundamental rights of इट कैन citizens. प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. बोलो दोनों बातें. We consider judiciary as independent because of these following reasons. First, by this judiciary can work freely with and give decisions Without any pressure. And second, it can make It can protect. the fundamental rights of people and make decisions for all people equal. हाँ सही है. ठीक है, अब चला अगला देखें. नाउ इफ यू डू नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. एक होता है ट्रायल कोर्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. तो तुम अगर सुप्रीम कोर्ट के ही वर्डिक्ट को नहीं मानते, नहीं पसंद करते, द एक्यूज्ड कैन गो बैक. तो क्या वो फिर से ट्रायल कोर्ट जा सकता है. Yes, sir. तो एक ट्रायल कोर्ट है निचली अदालत, और फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय. तो क्या जा सकता है कि नहीं. ठीक है, तो सोल्यूशन में कहा गया है they were sent to Supreme Court after higher court has given decision. So verdict of Supreme Court is final. फिर से वो ट्रेन नहीं बना देगा कि फिर से चले पूरी जिंदगी. हमें सजा नहीं चाहिए, हम तो फिर से चलते हैं, दूसरे को नहीं. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, फाइनल. अब उसके बाद वो कहीं नहीं कह सकता. लेकिन अगर उसे मृत्यु दंड मिला है
तो राष्ट्रपति के प्रति याचना जरूर कर सकता है, दया याचना। वो 20 दिन रखते हैं, फिर वो कहते हैं मारना है तो मार दो जैसा, लेकिन दया याचना कर सकते। मृत्यु दंड के केस में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज फाइनल, फिर वो कहीं नहीं जा पाएगा। समझ में आई बात की नहीं? नाउ नेक्स्ट इज, देखो, do you think that the introduction of public interest litigation in it is significant step in ensuring access to justice for all? एक वकील ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर दिया, या मान लो देवव्रत ने कह दिया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर सिलेंडर बहुत महंगा है और 5 लोग गए थे, उनके पास पैसा नहीं था, वो सिलेंडर नहीं खरीद पाया, सिलेंडर के दाम घटाइए। इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। या ये कह सकते हैं कि हम वहाँ जा रहे थे माधव नगर में, वहाँ रास्ते में एक गड्ढा था, वहाँ लोग गिर सकते हैं, उस सड़क को बनवाया जाए। इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। या ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, उनको फेयर एंड डबली प्रोवाइड की जाए। इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। ये कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि उनको बुरा बनाया जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। कुछ भी अगर ये कह रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? PIL। PIL का मतलब समझ गए? किसी अपने लिए नहीं, लोगों को देखते हुए क्या क्या समस्या है। ऐसे बहुत सारे वकील हैं, अश्विनी उपाध्याय या दूसरे, वो रोज PIL दायर करते हैं और उससे उनका नाम भी हो जाता है। तो सरकार नए नए रूल बनाती है या सुप्रीम कोर्ट करता है। तो अब जरा देखिए, तो बिफोर 1918 फाइलिंग ऑफ लिटिगेशन वॉज वेरी कॉस्टली। पहले लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, नाउ ये बहुत कॉस्टली हो गया था, बाद में इसे चीपर बना दिया गया। ठीक है, नाउ सिंस 18 पीपल कैन फाइल देयर केस थ्रू ए लेटर। अब एक चिट्ठी लिखकर भी PIL कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो इट इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल द सिटीजन। आप सुप्रीम कोर्ट जाकर एक लेटर में लिखकर अपना साइन करके पब्लिक लिटिगेशन बिल PIL, उसको क्या कहते हैं? PIL। चलो इसका फुल फॉर्म लिखें और इसके बारे में थोड़ा लिखें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है पब्लिक के हित में कानून। सो नाउ देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके लिए क्या सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से? PIL के लिए क्या सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया? बिफोर 1980 it was too costly to file public interest litigation. However, now it can be filed through a letter or telegram. तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं भी जाना चाहते हो तो यहीं से टेलीग्राम कर दो, थ्रू अ लेटर। अभी तो व्हाट्सएप भी निकाल दिया, और टेलीग्राम एक फैक्स करके कर सकते हो। इट इज सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर टुवर्ड्स जस्टिस फॉर ऑल। इट इज एक महत्वपूर्ण कदम है, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स किसकी ओर? जस्टिस फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए, कानून के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। अब देखो कुछ क्वेश्चन इनकी तरफ से दिए गए हैं, हम उनके आंसर देते हैं। नाउ ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है, who was believed to be भगवान in झारखंड during British period? बिरसा मुंडा। Who was believed to be भगवान in झारखंड during British period? So बिरसा
मुंडा. Second, write a name of abiotic resource. Write a name of abiotic resource. जैसे water, sunlight. Water, sunlight, wind. ये सब क्या है? Abiotic resource. What do you mean by biosphere? What do बहुत अच्छा. A narrow zone of lithosphere, जमीन, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Which support life, जो लाइफ को सपोर्ट करे. नेक्स्ट इज वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? Where is the Supreme Court of India located? New Delhi. Okay. Write the name of national political party. BJP. पूरा नाम लिखना. Write name of national. एक स्टेट की होती है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. तो आंसर है भारतीय जनता पार्टी. राइट द फंक्शन ऑफ जुडिशरी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लिखो, ये लगभग आने वाला क्वेश्चन. सो राइट द फंक्शन ऑफ जुडिशरी. नाउ write the function of judiciary. According to an academy, the main function of the judiciary is to interpret laws Right, and the disputes between peoples. It works function under of the Constitution. Some other functions are listed below. It takes care of the fundamental rights of the people and protects them. So it protects fundamental right of people. Fundamental rights of people. और दूसरा, it resolves, सुलझाती है. resolves का मतलब सुलझाती है. dispute, झगड़ा between people and people, between people, या फिर people and government. और तीसरी चीज between स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. मान लो तमिलनाडु की बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी झगड़ा होता है, जैसे कावेरी जल विवाद, कावेरी जल के पानी को लेकर. बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट and central government. It also looks after the financial dispute. किसी ने किसकी जमीन हड़प ली तो उसको क्या कहते हैं? दीवानी के मुकदमे. और किसी ने अगर किसी का कत्ल कर दिया बेटा तो उसको क्या कहते हैं? हाँ. So it also resolves dispute. ठीक है, ऑफ मनी मैटर्स. इट ऑल्सो
गिव जस्टिस, जस्टिस दे सकती है, और साथ में एंड पनिशमेंट फॉर क्राइम रिलेटेड मैटर्स। कुछ लोग गुनाह भी तो करते हैं, क्राइम रिलेटेड मैटर्स, ये 4 लिख देना। पहली बात, ये हमारे मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है, ये झगड़े सुलझाती है, ये पैसे से संबंधित झगड़े सुलझाती है। राइट, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? व्हाट इज सेक्युलरिज्म? व्हाट इज सेक्युलरिज्म? It means that a state does not support any one kind of religious religion. institution. ये बात सही है। The state does not Support one kind of religion as state religion. state does not have any religion, कोई उसका खुद का रिलीजन नहीं है, and also does not sponsor or support any religion, मतलब किसी का एडवोकेट नहीं करेगी। Also Didn't support or it did not, do not support, do not support or advertise. support, sponsor or advertise any religion. India is a secular country. अब देखो, write 3 ways to conserve water. Write 3 ways The rainwater harvesting. to conserve water. तो पहली चीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग। हाँ, और दूसरी चीज क्या है कि सेव इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बिजली बचाते हैं तो ज्यादा डैम नहीं बनेंगे। और तीसरी चीज यूज वाटर, वाटर केयरफुली। In और dry region. तीसरी चीज क्या है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉट टू बी ड्रेन्ड इन वाटर बॉडीज। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉट टू बी ड्रेन्ड इन वाटर बॉडीज। इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी अलायंस? The king will not be Allowed to keep allowed to give their own armed Yes, forces and ये बुक का ही क्वेश्चन है ना? Yes, तो इस चीज को आप कर लेना। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, लेकिन आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन कि ब्रिटिश उसके लिए फौज रखेगी, उसे खिलाना पिलाना है, पे इट हैज करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा। और अगर वो पे करने में इफ इट फेल्स टू पे देन ए पार्ट ऑफ दिस बाय। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सिडियरी अलायंस। नेक्स्ट देखें कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट मेन characteristics of Indian Constitution। देखिए, राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Here's a summary from Arjun. So, Salient features of लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, lengthiest written constitution. लेंदिएस्ट Drawn from various sources. Blend of rigidity and Written flexibility. Federal system of unitary कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस कंट्री, ड्रॉन फ्रॉम constitution of various countries।
दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ, सबसे लंबा संविधान है और दूसरे देशों से लिया गया संविधान है, ठीक है। एंड इट हैज रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो जाए फंडामेंटल राइट्स के केस में, आधी सरकारें भी प्रस्ताव पास कर दें तो इसे रिजिड भी है, आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन बदलाव किया जा सकता है। तो रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इट हैज रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल, आसानी से नहीं बदला जाता है। ये फेडरल सिस्टम है। चौथी चीज क्या है? इट हैज फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 2 टियर गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। अगर इतना भी कर देंगे तो चल जाएगा, और लोकल गवर्नमेंट। तो हमारा 3 टियर का है फेडरल स्ट्रक्चर। और इसमें क्या चीज है? नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, कि क्या लॉ सबके लिए इक्वल है, और साथ में हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है? इट इज इलेक्टेड बाई पीपल, और ठीक है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सो एडवोकेट्स सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड सोवरेनिटी, संप्रभुता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का समर्थन करता है। सोवरेनिटी, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा कनाडा जैसा, तो हम लोग उसके राजदूत को या एम्बेसडर को अपने यहाँ से निकाल देंगे। देखिए, व्हाट इज एग्रीकल्चर? डिफरेंशिएट सब्सिस्टेंस एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज पार्लियामेंट? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पार्लियामेंट? राइट फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। राइट फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। Now next is, what is parliament? Right functions of Indian parliament. देखो, Legislative bodies in India, the main function of both the houses is to make laws. Every bill has to be passed by both the houses and assented to by the president before it becomes law. parliament Parliament, legislative, is subjects mentioned under the is supreme legislative body in India. सबसे बड़ी लॉ मेकिंग एजेंसी अगर इंडिया में है तो वो कौन है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। इन इंडिया। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? तो इट हैज 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। Its functions are, पहला, to make law, ठीक है, it makes law, ध्यान दीजिए, it makes law for India। और दूसरी चीज, it can introduce financial bill and approve it।
पुल में इतने हजार रुपए लगाने, बच्चों की शिक्षा में कितने हजार, ये लोकसभा में पास होता है. सो इट कैन पुट एंड पास फाइनेंशियल बिल, ये लोकसभा करती है. फाइनेंशियल bills. It can amend constitution if needed. It can amend constitution if needed. ठीक है. अब आप देखिए कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एक और क्वेश्चन बचता है. व्हाट इज एग्रीकल्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन 12, व्हाट इज एग्रीकल्चर, differentiate between subsistence and plantation agriculture. Subsistence and plantation agriculture. बताइए एग्रीकल्चर क्या है? Sir, it is the art of cultivation of soil and rearing of animals. It is art of cultivation of soil and rearing of livestock. तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? Sir, it is a lower level of farming. Sir, needs of family. It can fulfill only the needs of farmer family. और प्लांटेशन एग्रीकल्चर It is commercial farming. ये सही है. इट इज डन ओनली टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फैमिली, जबकि इट इज डन ऑन कॉमर्शियल बेसिस टू ट्रेड विद एंड टू गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. इतना ही रखिए आज के लिए.